शैली देखते हैं। उन्होंने गांधी ए मेमोयर लिखा है। विंसेंट सीन है जो है जिनको लग रहा था जो है वो 1947 के आखिर में अक्टूबर नवंबर में लगने लगा था कि ये व्यक्ति कभी भी मारा जा सकता है, और वो अमेरिका से चल करके जो है वो पूरा लंदन और यूरोप और रोम और काहिरा और पाकिस्तान होते हुए भारत आते हैं, और वो गांधी से एक बार इंटरव्यू करते हैं। लेकिन वो भी लिखते हैं कि गांधी जो है वो ये ऐसा व्यक्ति है जो है कि मतलब जिसको कि हम सुकरात और जो है बुद्ध और ईसा मसीह इन्हीं की श्रेणी में रख सकते हैं। और सबसे खासियत इस व्यक्ति की यह है कि वो अपने को कहीं बड़ा बताता नहीं है, अपने को किसी के सामने इम्पोज नहीं करता है। आज आप देखिए कोई भी पत्रकार थोड़ी सी सफलता के बाद जो है वो अपने मोबाइल में लगे हुए, अपने गाड़ी में ये स्टीयरिंग पकड़े हुए और झटकते हुए, और जिस तरह से वो जो है आप किसी के साथ बिहेव करेंगे जो उनकी भाषा है। तो गांधी के साथ तमाम बड़े पत्रकारों ने जो गांधी पर लिखा है, गांधी पर विलियम शरर ने लिखा है, गांधी पर जो है विंसेंट सीन ने लिखा है। विंसेंट सीन की 2 किताबें हैं जिसको आप लोग पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, कि जो कि जो है वो एक किताब उनकी अ ग्रेट लाइफ इन ब्रीफ है, और दूसरी किताब उनकी जो है वो लीड काइंडली लाइट है। एडगर स्नो जैसे पत्रकार ने जिन्होंने चाइना पर काम करके लिखा है, मार्गरेट बर्कव्हाइट ने गांधी पर लिखा है, लुई फिशर ने तो लिखा ही है। तो गांधी पर लिखने वाले विदेशी और इंटरनेशनल जर्नलिस्टों की एक लंबी श्रृंखला है। तो गांधी एक पत्रकार भी हैं और दुनिया के तमाम बड़े पत्रकारों के बीच में जो है बहुत लोकप्रिय भी है। और अगर आप लोग जो है वो गांधी के इंटरनेशनल लेवल पर एक बहुत बड़ी इमेज जो बिल्डअप होती है वो दांडी मार्च के दौरान होती है, जिसको कि वेब मिलर जो है वो यूनाइटेड प्रेस का जो करेस्पॉन्डेंट था, वेब मिलर, जिसने गांधी के नमक आंदोलन को कवर किया था, उसने जब लिखा है, और लगभग एजेंसी का जर्नलिस्ट था, दुनिया भर के 200 अखबारों में गांधी के बारे में छपता है। और तब जो है वो लोगों को लगता है कि ये ब्रिटिश सरकार जो है कितनी आतताई है, और गांधी का जो है नैतिक स्तर कितना बड़ा है, कि जो लाठियां बरस रही हैं और लोग जो है जत्था जा रहा है, और औरतें जो है वो घायल जत्थे को उठा के ला रही हैं, फिर दूसरा जत्था जा रहा है, लेकिन कोई प्रतिरोध नहीं कर रहा है, सिर्फ लाठी खा के सिर फोड़ करके वहां पे गिर रहा है। तो ये गांधी का जो है जो एक्शन है, कम्युनिकेशन है, और वो भी गांधी का कम्युनिकेशन है जो गांधी समुद्र के किनारे झुक करके एक मुट्ठी नमक बना करके और हाथ उठाते हैं, तो 7 समुंदर पार बैठी हुई इस ब्रिटिश सत्ता को वो स्पष्ट रूप में चुनौती देते हैं। और पिंच ऑफ साल्ट जो है वो पूरी ब्रिटिश अंपायर और दुनिया भर की जो अंग्रेजों की सत्ता है वो महसूस करती है कि इस आदमी ने समुद्र के किनारे एक मुट्ठी नमक बना करके हमको जो चुनौती दी है वो नैतिक चुनौती दी है, कोई बहुत बड़ी चुनौती दी है। ये सारी नैतिक चुनौतियां गांधी की पत्रकारिता में उपस्थित हैं। और मैं एस एन भट्टाचार्य की एक किताब है द महात्मा गांधी द जर्नलिस्ट, आप लोगों को पढ़ना चाहिए, विद्यार्थी लोग हैं। दूसरी किताब है जो ये राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय से ही छपी है, एस एन भट्टाचार्य की। दूसरी किताब है गांधीज प्रिजनर, अ लाइफ ऑन गांधी सन मनीलाल। और वे लोग गांधी का जो है अखबार बाद में वहां पे निकालते रहे हैं, इसलिए जो है। और इला गांधी ने एक किताब लिखी है, गांधीज इनकाउंटर विथ फोर्थ स्टेट। तो और राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय के जो निदेशक रहे वाईपी आनंद ने, उन्होंने भी गांधी की पत्रकारिता पर लंबा लेख लिखा है, उसमें बहुत सारा डिटेल है, आप लोग जाकर के उसको पढ़ सकते हैं। और एक बहुत अच्छी किताब है जिसको कि आप विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, वो है गांधीज प्रिंटिंग प्रेस एक्सपेरिमेंट इन स्लो रीडिंग। इसाबेल हाफमायर की किताब है जो 2013 में प्रकाशित हुई थी। और ये गांधी का जो पत्रकारिता का प्रयोग है दक्षिण अफ्रीका का, उसको वो समझने और पकड़ने की कोशिश करती है, और कहती हैं कि गांधी को ये मालूम हो गया था कि जो ब्रिटिश अंपायर की जो जर्नलिज्म है, जो मॉडर्न सिविलाइजेशन की जो जर्नलिज्म है, उसकी गति बहुत तीव्र है। हमारे आप जैसे लोग जिनके हाथ में अगर चैनल नहीं है तो हम लोग थोड़ा बहुत फेसबुक पर इस पे सब पे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन जो चैनल तमाम घरों में ड्राइंग रूम में बैठ के चीख रहे हैं उनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने पत्रकारिता को कैसे स्थापित करना चाहिए, वहां पर गांधी जो है कोई समाधान ढूंढते हैं। और क्योंकि ब्रिटिश अंपायर जो है अपने औचित्य को साबित करने के लिए
ओरिएंटलिज्म का सिद्धांत भी लेकर के आ रहा है, और दुनिया भर का जो प्रेस है उसमें अपनी इमेज बिल्डिंग भी कर रहा है। ऐसे में गांधी जो है अपनी बात को कैसे रखे कि गांधी के लोग जो है और जो गैर लोग हैं जो जिनसे गांधी टकरा रहे हैं, उनके भी मन में गांधी के औचित्य के लिए, गांधी के काज के लिए एक स्पेस बने। ऐसे में गांधी जो है नैतिकता और विचारों की पत्रकारिता कर रहे हैं, और वो विचारों की पत्रकारिता एक प्रेरक पत्रकारिता है। इंडियन ओपिनियन में खबरें रहती हैं, लेकिन इंडियन ओपिनियन में जो इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज हैं वो भी, उनके बारे में भी डिटेल काफी छपता है जो है। तो इंडियन ओपिनियन जो है वो हाँ, मैं जो आप लोगों से कह रहा था कि इंडियन ओपिनियन की जो शुरुआत है वो 1903 में हुई है। गांधी जी ने उसको 1904 लिखा था, और 4 जून 1903 को इंडियन ओपिनियन का पहला अंक आता है। और इंडियन ओपिनियन जो है वो छपती है कहाँ से? वो इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस से। और वो इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत 29 नवंबर 1898 को डरबन शहर में हुई। और इस मदनजीत व्यवहारिक नाम के शिक्षक ने इसका खर्च उठाया था। और इसके अलावा जो है वो मनसुख लाल नगर इस इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक हैं। गांधी का नाम कहीं संपादक में नहीं है, लेकिन गांधी निरंतर उसमें लिख रहे हैं, शुरू से ही उसमें जुड़े हुए हैं। और इसीलिए जो है वो पहला जो संपादकीय है गांधी ने जो इंडियन ओपिनियन में लिखा है, उसका शीर्षक है आवर सेल्फ्स। आवर सेल्फ्स के माध्यम से गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों को परिभाषित करते हैं। क्योंकि कोई भी आप पत्रकारिता शुरू करोगे तो आपका ऑडियंस कौन सा है, आपका पाठक वर्ग कौन सा है, उसको आप चिन्हित करोगे। और गांधी उसको चिन्हित करते हैं, आवर सेल्फ जो है, क्योंकि अखबार किसी समाज की आवश्यकता के लिए निकाल रहे हैं गांधी, किसी लाभ के लिए नहीं निकाल रहे हैं, किसी जो है वो एक तरह से जो है व्यवसाय के लिए नहीं निकाल रहे हैं। तो गांधी जो भारतीय समुदाय है दक्षिण अफ्रीका में, उस समुदाय की सुख दुख के लिए, उसके जो है वो जीवन की बेहतरी के लिए वो अखबार निकाल रहे हैं। और वह आवर सेल्फ में डिफाइन करते हैं कि भारतीय कौन है और जो है वो उन्हें कैसे पकड़ा जाए। तो उसमें वो लिखते भी हैं कि हम ना तो तमिल हैं, ना कलकत्ते वाले हैं, ना मुसलमान हैं, ना हिंदू ब्राह्मण और बनिया हैं, हमें ऐसा बनना भी नहीं है, बल्कि सीधे तरीके से सिर्फ अंग्रेजी भारतीय बनना है। उस समय गांधी जो है वो जो एक लॉयल ब्रिटिश सिटीजन के रूप में काम कर रहे हैं, और वह एक तरह से जो है लॉयल ब्रिटिश सिटीजन कैसे होता है उसके लिहाज से लोगों को परिभाषित करते हैं। और वहीं से वो शुरू करते हैं अपने पत्रकारिता के विमर्श को, पत्रकारिता के आख्यान को, कि हम अगर वफादार ब्रिटिश नागरिक हैं तो हमको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती जो अन्य ब्रिटिश नागरिकों को मिल रही हैं। हमको आप वही दे दीजिए जो आप लंदन में लोगों को दे रहे हैं, वही हम मांग रहे हैं, हम कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं। और यहीं पे जो है गांधी का उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष, रंगभेद विरोधी संघर्ष शुरू हो जाता है, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं कि आप कितना भेदभाव कर रहे हैं। आप देखिए गांधी दक्षिण अफ्रीका में 1903 में जब इंडियन ओपिनियन निकाल रहे हैं, तब गांधी जो है वो आवर सेल्फ्स नाम से एडिटोरियल लिख रहे हैं। और गांधी के ही शिष्य जो है माखनलाल चतुर्वेदी जब कर्मवीर निकाल रहे हैं भारत में, तब कर्मवीर का भी जो पहला संपादकीय है उसका शीर्षक है हम लोग। सामने देखिए दोनों में किस तरह से है कि जो एक बड़ा संपादक होता है वो अपने ऑडियंस को डिफाइन करता है और अपने ऑडियंस से तब अटैच होता है, तब उसके सुख दुख में शामिल होता है। और एक बात मैं गांधी की पत्रकारिता के गुणों में जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि गांधी जो है पत्रकारों का एक बड़ा धर्म होता है। वो धर्म ये होता है कि परकाया प्रवेश, जो कि आप लोग जो है वो शंकराचार्य के जीवन में भी देख सकते हैं। तो वो परकाया प्रवेश करते हैं। एक पत्रकार के साथ ये बहुत बड़ी दिक्कत होती है कि अगर हम ब्राह्मण हैं तो हम दलितों का कोई मुद्दा आएगा तो हम ब्राह्मण बन करके उस पर अटैक करेंगे, वो कहेंगे जो है कि इसको जो है वो ये कुछ गलत बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। तो लेकिन एक पत्रकार जब आप हैं तो आपको उस दलित की काया में भी प्रवेश करना चाहिए, पुरुष है तो स्त्री की काया में भी प्रवेश करना चाहिए, बहुसंख्यक है तो अल्पसंख्यक की काया में भी प्रवेश करना चाहिए,
आप शहरी हैं तो किसान की काया में प्रवेश करना चाहिए, आप पूंजीपति हैं तो मजदूर की काया में भी प्रवेश करना चाहिए, पुरुष है तो स्त्री की काया में भी प्रवेश करना चाहिए। तो इस तरह से एक गांधी एक परकाया प्रवेश की जो प्रवृत्ति है पत्रकारों की, वो अपने लेखन में उपस्थित करते हैं और लाते हैं, और बहुत सारे लोगों को उस चीज के लिए तैयार करते हैं। और गांधी ने इस अखबार के आरंभिक 2 वर्षों में 500 लेख और टिप्पणियां कम से कम गांधी लिखते, और उसमें तमाम इंस्पायरिंग किस्म के प्रसंग गांधी छापते हैं। और उसमें जो 2 चीजें बहुत महत्वपूर्ण है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुई है, वो एक तो जो है वो जॉन रस्किन की किताब अनटू दिस लास्ट, जिसका गांधी ने स्वयं अनुवाद किया था सर्वोदय नाम से, और वो पुस्तक उसमें इंडियन ओपिनियन में सिरिलाइज हुई। और इसके अलावा गांधी की जो प्रसिद्ध विचारों की बीज पुस्तक है हिंद स्वराज, वो जो लंदन से लौटते हुए 1909 में उन्होंने SS किडोनेन कैसल नाम के जहाज पर 10 दिनों के भीतर लिखा था। पहले जो है दाएं हाथ से, फिर बाएं हाथ से, फिर जो है वो फिर बाएं दाएं हाथ से, इस तरह से जब थक जाते थे और बहुत विचारों का तीव्र प्रवाह था, वो गुजराती में लिखा गया था और वो प्रकाशित हुआ। इंडियन ओपिनियन कई भाषाओं में निकलता था, और कम से कम 4 भाषाओं में, जो अंग्रेजी, हिंदी और तमिल और गुजराती, इन भाषाओं में निकलता था। धीरे धीरे जो है बहुत सारी भाषाओं का खर्च वो अखबार उठाने की स्थिति में नहीं रहा, लेकिन फिर भी वो निकला। और इसी अखबार में गांधी ने जो है वो पैसिव रजिस्टर्स के लिए एक विज्ञापन दिया कि ये शब्द मुझे अंग्रेजी का है, औरों का शब्द है, इसके लिए हमें अपनी भाषा का शब्द चाहिए, गुजराती का शब्द चाहिए, भारतीय भाषा का शब्द चाहिए, और जो देगा नया शब्द उसको इनाम दिया जाएगा। तो उसमें जो है कई शब्द आए, लेकिन मगन लाल गांधी ने जो शब्द दिया वो सत्याग्रह दिया। गांधी ने उसको थोड़ा सा विवर्तित किया और उसको सत्याग्रह बना दिया। इनाम तो मगन लाल गांधी ने नहीं दिया, लेकिन वो मानव सभ्यता के लिए इनाम के रूप में वो शब्द निकल आया जो इंडियन ओपिनियन की पत्रकारिता से निकला था, सत्याग्रह जैसा शब्द है। और गांधी ने इंडियन ओपिनियन में बहुत सारे लेख छापे जो, और एक बात जो गांधी को बेचैन करती थी, वो ये बेचैन करती थी जो इंडियन ओपिनियन के लेखन में आप पाएंगे कि, और ये सारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को बेचैन किए हुए हैं कि आखिर हम गुलाम हुए क्यों। ये कारण आज भी हमको परेशान करता है, और ये डराता भी है कि हम ऐसा कुछ न करें कि हम फिर गुलाम हो जाए, हम किसी चाइना के गुलाम हो जाए, हम अमेरिका के गुलाम हो जाए। उस समय भी ये सवाल गांधी के दिमाग में उठता था। तो वो ये बताते थे कि जो अंग्रेज जिन्होंने हमको गुलाम बनाया है, उन्होंने बहुत वीर और चरित्रवान और विद्वान किस्म के नायक भी पैदा किए हैं, जिसके नाते वो किसी को गुलाम बना सके, किसी पर शासन कर सके। तो वो नायक कैसे हैं, उनका चरित्र कैसा है, इसको भी हमें परिचित होना चाहिए, और उनकी तुलना में हमारे भीतर कौन से नायक है, कौन से लोग हैं, उसको भी हमें पहचानना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो कई अच्छे अच्छे लेख उन्होंने प्रकाशित किए हैं। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी पर लेख है, मिस्टर ग्लैंडस्टोन बायोग्राफी इस पर लेख है, सेल्फ सेक्रीफाइस पर लेख है, सर फिरोज शाह मेहता पर लेख है, ओरिएंटल लॉ ऑफ ट्रुथ पर लेख है। और ये निश्चित तौर पे पढ़ने लायक है। जब आज हम गांधी के ट्रुथ पर चर्चा करते हैं तो वहां से वो ट्रुथ की का अन्वेषण शुरू करते हैं, जिस पर इंडियन ओपिनियन में 21 जनवरी 1904 को लेख 1 अप्रैल 1905 को लेख छपा है, जिसमें उपनिषद, भगवद गीता, महाभारत और मनुस्मृति के उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने ओरिएंटल लॉ ऑफ ट्रुथ को ढूंढने की कोशिश की है। फिर लेक्चर ऑन रिलीजन गांधी के 4 लेखों का जो है वो निचोड़ है। इसी तरह से जापान एंड रसिया, इनके रिश्तों पर लेख है, और भारत में बढ़ते असंतोष, जाति और पंथ पर लेख है। तो जो है वो इस तरह से गांधी एक जो है वो इंडियन ओपिनियन के कंटेंट को ढालते हैं और इसको आगे बढ़ाते हैं। इंडियन ओपिनियन में गांधी ने धीरे धीरे साप्ताहिक विज्ञापन, गांधी ने विज्ञापन भी लेने बंद करवा दिए, और जो जॉब वर्क उस प्रेस में होता था, उस जॉब वर्क को भी गांधी ने कहा कि ये ठीक नहीं है, लोगों का समय इसमें बहुत ज़्यादा जाता है। इंटरनेशनल प्रिंटिंग प्रेस में जो जॉब वर्क होता था, उसको भी गांधी ने कहा कि ये नहीं होना चाहिए, रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि जो गांधी की जो एक तरह से जो है वो शर्त थी, और
4 आने एक अखबार की कीमत होती थी। शायद सालाना जो उसका वार्षिक जो ग्राहकी होती थी वो 2 रुपए की होती थी, इस तरह से। तो उसको हम देख सकते हैं कि कोई बहुत सस्ता अखबार नहीं था। एक तरह से जो है, एक प्रति की कीमत 1 आना होती थी, और डाक खर्च समेत वार्षिक वार्षिक शुल्क जो है वो 4 रुपए होता था। तो लेकिन जो उन्होंने विज्ञापन बंद कराए, वो फिर ये तर्क के आधार पर बंद कराए कि जो लोग अखबार हम समाज के लिए निकाल रहे हैं, और अगर समाज उसका खर्च वहन नहीं कर सकता, तो ये अखबार फिर निकालने की जरूरत नहीं। तो अखबार निकालते निकालते उन्होंने समाज को इतना इन्वॉल्व कर लिया था कि समाज उसका खर्च वहन करने को तैयार हुआ। और अधिकतम प्रसार संख्या जो है गांधी के इंडियन ओपिनियन की 20,000 तक जाती है। और अगर उनकी प्रतियां जोहानिसबर्ग नहीं पहुंचती थी तो शिकायतों की झड़ी लग जाती थी। इस तरह की स्थिति गांधी लिखते हैं। और जेल के समय को छोड़ करके गांधी ने लगातार अखबार निकालने के बाद वो 10 वर्ष तक दक्षिण अफ्रीका में रहे। और अगर जेल में गए तो कोई बात नहीं, क्योंकि फिर जो है उनके जो मित्र थे पोलक या जो है कैलेनबाग, ये सब लोग अखबार संभालते थे। लेकिन कोई ऐसा समय नहीं गुजरा जो गांधी ने उस अखबार में लिखा न हो कुछ न कुछ जो है। और कई बार जो है उनकी कॉपी भी, और उनको बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि आजकल किसी संपादक की आप कॉपी ठीक कर दीजिए तो बुरा मान जाता है। ऐसा कोई गांधी में अहंकार नहीं था। वो चाहते थे कि जो है वो ठीक से चीजें निकलें। तो एक बात जो गांधी ने लिखी है पत्रकारिता करते हुए, कि संयम की तालीम साबित हुई। उनको अखबार में काम करते हुए जो है पत्रकारिता ने उन्हें संयम सिखाया। यानी पत्रकारिता हमें क्या सिखाती है। हम लोग प्रभास जी के अंडर में काम किए हैं, और प्रभास जी जो है अर्नेस्ट हेमिंग्वे को कोट करते हुए कहते थे कि अर्नेस्ट हेमिंग्वे ने कहा था कि हमें 30 साल की पत्रकारिता ने क्या सिखाया है। वो यही सिखाया है कि हाउ टू राइट ए सिंपल डिक्लेरेटरी सेंटेंस। गांधी इसको दूसरे तरह से कहते हैं कि पत्रकारिता करते हुए हमें जो चीज सीखनी चाहिए वो संयम सिखाती है पत्रकारिता, अपनी भाषा पर, अपनी वाणी पर, अपनी अभिव्यक्ति पर। और मुझे भी याद है यूनिवर्सिटी डेज में, स्टूडेंट लाइफ में, आप लोग जब यंग हैं तो हम लोग अपनी बातचीत में बहुत सारी गालियां वालियां भी बकते थे। बहुत सारी चीजें जो है वो यंग लाइफ में होती है चीजें जो है। अच्छा, लेखन में भी बहुत आक्रामक भाषा आ जाती है। लेकिन जब पत्रकारिता करते हैं तो हम कई बार इस बात को सोचते हैं कि फेसबुक वगैरह पर तो लोग आक्रामक भाषा लिख करके वो निरंतर विवादों को आमंत्रित करते हैं, बहसों को। लेकिन जब भी आप किसी बड़े और गंभीर पत्र में लिखें, तब, और खासकर जब संपादकीय वगैरह लिखें, तो आपको अपनी भाषा पर नियंत्रण होना चाहिए। तो गांधी ने पत्रकारिता से संयम सीखा, जो आज की पत्रकारिता नहीं सिखा रही है, जिसकी मुश्किलें हैं अपने आप में जो है। तो पत्रकारिता सेवा भाव से करनी चाहिए, उसमें एक बहुत बड़ी शक्ति है। और जिसका मैंने जिक्र किया आप लोगों से कि जिस तरह से बाढ़ का निरंकुश प्रवाह गांव को तबाह कर देता है, वो गांधी ने उसको माना। गांधी जब 1914 में लड़ाई जीत गए और 15 में वहां से चले आए भारत, और तब उन्होंने एक तरह से जो है वो, उनके पास कोई अखबार नहीं था। और हार्वी बैन साहब जो बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर थे, उनके अखबार पर संकट आया। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का अखबार था। और फिर हर्निमैन साहब ने जो है वो एक बड़ा काम ये किया कि वो थे तो अंग्रेज और स्टेट्समैन से होकर के और बॉम्बे क्रॉनिकल के एडिटर बने थे, लेकिन वो भारत की आज़ादी के समर्थक। तो उन्होंने अपना संवाददाता भेज करके जलियांवाला बाग जो कांड हुआ, उस जलियांवाला बाग कांड की तस्वीरें और रिपोर्ट्स जो है अपने अखबार में तो नहीं छाप सकते थे, लेकिन उन्होंने लंदन के लेबर पार्टी के अखबारों में छपवा दिया। और उससे फिर अंग्रेज सरकार नाराज हो गई और उनको डिपोर्ट कर दिया, हर्निमैन साहब को। तब वो अखबार जो है वो संपादक विहीन हो गया, नेतृत्व विहीन हो गया। और गांधी ने बॉम्बे क्रॉनिकल के माध्यम से कुछ अपनी चीजों को चलाना चाहा। और तो लेकिन क्रॉनिकल भी बंद हो गया। तब गांधी ने जो है वो
जो उस अखबार को संभालने वाले थे उमर सोबानी और शंकरलाल बैंकर, और उन लोगों के माध्यम से फिर गांधी ने जो है वो अखबार निकाला, यंग इंडिया और नवजीवन। और यंग इंडिया और नवजीवन वो अखबार हैं जिनमें जो है वो गांधी 3 संपादकीय लिखने के नाते गांधी को 6 साल की सजाएं हुई थी। आप लोगों को वो पीरियड याद होगा जो असहयोग आंदोलन का दौर है, जिसमें इन अखबारों ने बढ़ चढ़ के लिखा। आप लोगों को याद होगा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को एक बार 1896-97 में 6 महीने की सेडिशन के आरोप में 124 से, आईपीसी की जो धारा 124 से है उसके तहत एक बार जो है वो 6 साल की सजा हुई थी। और एक बार 1908 में तिलक को जो है वो सजा हुई थी। वो सजा उनको तब हुई थी जब खुदीराम बोस ने और प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका था और किसी अंग्रेज अधिकारी पर। तो वो अधिकारी तो नहीं मरा, किसी और की मृत्यु हो गई थी, जिसमें खुदीराम बोस को फांसी हुई थी और प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप आत्महत्या की थी। तो उसके समर्थन में जो है वो तिलक महाराज ने संपादकीय लिखा था। और वो संपादकीय अपने आप में जो है अंग्रेजों को बहुत नागवार गुर्जा। और 124A के तहत जो है तिलक महाराज को 6 साल की सजा हुई, जो बर्मा के मांडले जेल में गए। ठीक उसी तरह से गांधी पर आरोप लगा। गांधी हिंसा, तिलक ने तो हिंसा की वकालत की, लेकिन गांधी ने हिंसा की वकालत भी नहीं की थी। फिर भी गांधी को अहमदाबाद के सर्किट हाउस में गांधी पर मुकदमा चला। और वो जो अखबार में जो 3 लेख थे गांधी के, वो उनका एक पहला लेख था टेम्परिंग विथ लाइलिटी, दूसरा लेख था द पजिल एंड सोल्यूशन, और तीसरा लेख था शेकिंग द मेन्स। इन तीनों लेखों के आधार पर उन पर जो है वो राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। और राजद्रोह के मुकदमे के तहत जो है वो गांधी को 6 साल की सजा हुई। लेकिन वो मुकदमा अपने आप में पत्रकारिता का एक ऐतिहासिक मुकदमा है। और वो मुकदमा इसलिए प्रेरक है कि गांधी ने पत्रकारिता किस तरह से करनी चाहिए, ये गांधी ने सिर्फ कौशल से ही नहीं सिखाया, गांधी ने साहस से भी सिखाया। यानी एक पत्रकार को सिर्फ जो है वो बच के निकल नहीं देना चाहिए, जो भी आपने लिखा है उसकी जिम्मेदारी को ओन करना चाहिए। और यही थोड़ा सा फर्क जो है वो गांधी और तिलक, और जो है वो गांधी और भगत सिंह के केस में, गांधी और भगत सिंह यहाँ पे सिमिलर पेडेस्टियल पे खड़े होते हैं और तिलक और गांधी थोड़ा अलग अलग खड़े होते हैं। गांधी यहाँ पे सुकरात, भगत सिंह और की श्रेणी में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वह अपने अपराधों के लिए कोई दलील नहीं देते, कोई वकील नहीं खड़ा करते, कोई बहाना नहीं बनाते, वह उन अपराधों को स्वीकार करते हैं। और गांधी पर जो मुकदमा चला वो नॉर्मल कोर्ट में चलाने की हिम्मत नहीं थी अंग्रेजों की। अहमदाबाद के सर्किट हाउस में मुकदमा चला गांधी पर 1922 में। और वो मुकदमा जो है वो 10 मार्च को गांधी गिरफ्तार किए गए और 18 मार्च को सर्किट हाउस में गांधी पर मुकदमा चला। जज थे ब्रूम्सफील्ड। और इस घटना का जिक्र न्यायमूर्ति शीतल ने अपनी किताब द ट्रायल ऑफ गांधी जी में किया है। और एजी नूरानी की भी किताब है द ग्रेट इंडियन ट्रायल्स, उसमें भी गांधी के इस मुकदमे का जिक्र है। और इस मुकदमे पर नंद किशोर आचार्य जी ने भी बहुत अच्छा लेख लिखा है। तो इस मुकदमे का वैल्यू क्या है, ये मुकदमा जिस पर चल रहा है वो ट्रुथ के लिए किस तरह से खड़ा हुआ है। तो गांधी ने साफ कहा कि हम जब भी किसी पर मुकदमा चलाया जाता है, आरोप लगाया जाता है, तो जो है वो एडवोकेट जनरल थे सर थॉमस स्ट्रैंडमैन, उन्होंने जस्टिस ब्रूमफील्ड की अदालत में गांधी पर अभियोग लगाए। और उस समय अदालत में लगभग 200 लोग मौजूद थे और सरोजनी नायडू भी गांधी के बगल में थी। गांधी जब आते हैं तो उस अदालत का दृश्य यह है कि स्वयं जज उठ करके खड़ा हो जाता है। और फिर गांधी जब बैठते हैं तो सरोजनी नायडू से हल्के से कहते हैं कि अच्छा तुम मेरे बगल में इसलिए बैठी हो ताकि मैं डरूं ना, मुझे हिम्मत दिलाने के लिए आई हो। लेकिन गांधी के चेहरे पर किसी तरह की झिझक और किसी तरह का डर नहीं है इस मुकदमे में। और स्पष्ट तौर पर जब आरोप लगता है, आरोप यही लगता है कि आपने अपने लेखन से हिंसा भड़काया है और राज जो ब्रिटिश राज है उस राज
के प्रति जो है अप्रीत उत्पन्न की है। अगर आप 124 से पढ़ेंगे तो एक तरह से जो है डिसलॉयलिटी जो उत्पन्न करना है वो आरोप गांधी पर लगता है। और गांधी उस आपका क्या कहना है, आप कोई दलील देंगे, कोई वकील करेंगे? गांधी स्पष्ट रूप से जो है कोई वकील रखने से मना कर देते हैं और कोई भी दलील देने की बजाय जब भी किसी पे मुकदमा लगता है तो दो स्थितियां होती हैं, प्लीडिंग गिल्टी एंड प्लीडिंग नॉन गिल्टी। तो जब आप प्लीडिंग नॉन गिल्टी कहते हैं तो केस चलता है, और जब आप प्लीडिंग गिल्टी कहते हैं तो केस फिर नहीं चलता आगे, वहीं पर सजा आपको हो जाती है। ऐसा मोतिहारी में भी गांधी के साथ हुआ था। गांधी ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए थे और जज की हालत बहुत खराब हो गई थी और उसने कहा कि जो है वो हम इस मुकदमे को अगली तारीख दे देते हैं, टाल देते हैं। तो गांधी ने कहा नहीं, किसी तारीख की भी जरूरत नहीं, मुझे तारीख नहीं चाहिए, आप अभी फैसला कीजिए। तो उसी तरह से जो है वो इस केस में भी गांधी कहते हैं और स्पष्ट रूप से कहते हैं, देखिए मैंने जो है वो ये अपराध जानबूझ कर किया है और ये जो अभिव्यक्ति की आजादी को कुचलने वाली जितनी धाराएं इंडियन पीनल कोड में हैं और अंग्रेजों ने प्रेस एक्ट वगैरह जितने कानून बनाए हैं उसमें सबसे खतरनाक धारा 124A है। और इसलिए जो है मैं स्पष्ट रूप से स्वीकार करता हूं कि मैंने ब्रिटिश राज को की आलोचना करने का साहस किया है। और चूंकि आप लोग हमारे देश को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए अगर मैं ये आलोचना न करता तो मैं अपनी देश की जनता के साथ अन्याय करता और ईश्वर के साथ भी अन्याय करता। इसलिए जो है मैंने ये आलोचना की है और जब भी मुझे मौका मिलेगा करूंगा। आपने इसमें अंपायर को नहीं जोड़ा है, एम्परर को नहीं जोड़ा है, आप उनको भी जोड़ दीजिए। सिर्फ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन और शासन के खिलाफ ही ये हमारा जो है वो डिसलॉयलिटी नहीं है, हमारी डिसलॉयलिटी उनके भी खिलाफ है। और फिर आप जो अधिकतम सजा दे सकते हैं वो आप उनको दीजिए। तो हमें जो है वो हम आपके कानून की जो है वो आपका कानून अन्यायी है और इससे ऊपर भी एक कानून है, ईश्वर का कानून है, जो सत्य का कानून है, तो हम उसके प्रति ज्यादा लॉयल हैं, इसलिए हमने इस कानून का उल्लंघन किया है। और जज ब्रूमफील्ड जो सजा देते हुए लिखते हैं वो इस तरह से गांधी, जिस तरह से भगत सिंह ने अपने ऊपर लगाए गए अभियोग को स्वीकार किया कि आपने बम फेंका, उन्होंने कहा बिल्कुल मैंने बम फेंका। उसी तरह से सुकरात पर जब मुकदमा चलाया गया तो सुकरात ने भी स्वीकार किया था कि हाँ हमने जो है युवाओं को तर्क करना सिखाया, सवाल पूछना सिखाया और ये मैं करता रहूंगा, मैं दर्शन पढ़ाता हूं तो मैं युवाओं को ये करता रहूंगा। उसी तरह से गांधी ने भी ये स्वीकार किया कि मैंने अपराध किया है। और जब सजा 6 साल की सुनाई जाती है गांधी को तो जस्टिस ब्रूमफील्ड कहते भी हैं कि अभियुक्त काफी पढ़ा लिखा है, इसकी समाज में बहुत इज्जत है, लेकिन मैं मजबूर हूं क्योंकि इसने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया है, इसलिए जो भी अधिकतम सजा इस अभियोग के भीतर है वो मैं देने के लिए बाध्य हूँ 6 साल की। लेकिन अगर जो है वो कल को भविष्य में अंग्रेज सरकार इनकी सजा को माफ करती है तो सबसे ज्यादा प्रसन्नता अगर किसी को होगी तो मुझे होगी। ब्रूमफील्ड इस तरह का लिखते हैं, शायद ही किसी अभियुक्त के लिए कोई जज इस तरह का लिखता हो। लेकिन ये तो गांधी पूना जेल जाते हैं और 2 साल में बहुत अध्ययन भी करते हैं और बहुत तन्हाई में रखे गए हैं, बहुत कठोर स्थितियां हैं, लेकिन पत्रकारिता की स्वाधीनता के लिए और संपादक की कलम के लिए, लिखने के लिए गांधी ने उसी तरह से सजा स्वीकार की जिस तरह से जो है वो स्वराज अखबार के 8 संपादकों को काला पानी की सजा हुई थी भटनागर जी के अखबार में, जो है इलाहाबाद के, तो जो उर्दू का अखबार था स्वराज अखबार। तो गांधी उसी ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। थोड़ा सा तिलक से ये मुकदमा इसलिए फर्क हो जाता है कि तिलक साहब अपने मुकदमे को लड़ने के लिए प्रीवी काउंसिल तक जाते हैं और अपील करते हैं, लेकिन वो छूटते नहीं है। तिलक साहब मांडले जेल में जाते हैं और तिलक साहब थोड़ा सा आखिरी दिनों में भी जो है वो अंग्रेज सरकार के प्रति नरम होते हैं और इसलिए उनको फिर जो है वो छोड़ दिया जाता है। बीमार वगैरह भी होते हैं, जहाँ पे उन्होंने गीता रहस्य लिखा था। तीसरी बार भी तिलक को जो है, तिलक पर राजद्रोह का मुकदमा चलता है इसी 124A के तहत। तब तिलक का मुकदमा जिन्ना लड़ते हैं, मोहम्मद अली जिन्ना। और फिर जिन्ना जो है वो कहते हैं कि इन्होंने अंपायर को नहीं चुनौती दी, इन्होंने सिर्फ ब्यूरोक्रेसी को चुनौती दी है, और इस तरह से तिलक उस मुकदमे में छूट जाते हैं। गांधी इस तरह का कोई भी जो है वो कोई भी तकनीकी तर्क देने के पक्ष में नहीं है, वो सीधे सीधे जो है वो
जो भी अभियोग है उसका सामना करते हैं। तो इसलिए जो लोग गांधी को जो है वो बहुत कायर और कमजोर मानते हैं, उनको एक एक घटनाओं को देखना चाहिए कि एक पत्रकार के रूप में व्यक्ति कोई दलील नहीं देता, कोई बहाना नहीं बनाता, कोई गलियारा नहीं ढूंढता, सीधे सीधे जो है वो सजा स्वीकार करने को तैयार रहता है। और 24 में बहुत बीमार हो जाते हैं, उनको एपेंडिसाइटिस उनकी फटने की स्थिति में होती है, तब पूना में एक अंग्रेज डॉक्टर उनका ऑपरेशन करता है और बाहर जनता की मांग है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये गांधी की पत्रकारिता जो है वो चलती है। और एक गांधी अपने संघर्षों के दौरान जो भी मामला है, और गांधी की पत्रकारिता का एक आयाम उनका हरिजन अखबार है। जो हरिजन अखबार जो है वो समाज सुधार के लिए निकलता है, और जो हरिजन अखबार जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर से एक तरह से संवाद भी उसमें होता है। और भारतीय समाज में जो अस्पृश्यता है उसका निवारण जो है उस अखबार का एक प्रमुख लक्ष्य होता है। इस अखबार के संपादक जो है वो घनश्याम दास बिरला भी होते हैं, और अंग्रेजी संस्करण के संपादक कभी आर बी शास्त्री भी होते हैं। तो ये पूरी पृष्ठभूमि जो है वो पूना पैक्ट इसकी पूरी पृष्ठभूमि में है, जो हरिजन अखबार का प्रकाशन है। और पूना पैक्ट आप लोग जानते हैं कि सितंबर 1932 में हुआ था, और उसके बाद जो है गांधी ये संकल्प लेते हैं, और उनको बाबा साहब अम्बेडकर से जो उनका संवाद है कि जो है वो बाबा साहब अम्बेडकर कहते भी हैं कि महात्मा जी, ऐसा क्यों होता है कि आपके सामने मैं हमेशा जो है एक अपराधी की स्थिति में खड़ा हो जाता हूँ, और जबकि मेरा पक्ष जो है बहुत सही होता है। तो गांधी कहते हैं कि अब ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि मैं आप जिस उद्देश्य के लिए काम करना चाहते हैं उस उद्देश्य के लिए जो है मैं समर्पित हूँ, ये मैं आपको वचन देता हूँ। तो अम्बेडकर साहब कहते हैं कि अगर आपने याद रखिए कि अगर आपने हमारे समाज के लिए काम किया तो हमारा समाज के नायक बन जाएंगे आप। तो गांधी कहते हैं लेकिन पहले आप मेरा जीवन तो बचाइए, तब मैं काम करने की स्थिति में हूँगा। तो फिर आगे पूना पैक्ट होता है और काफी हार्ड बार्गेनिंग होती है। उस पूना पैक्ट के वजह से जो है वो और गांधी उसके बाद भी जेल से छूटते नहीं। गांधी जो है वो 1933 में भी एक तरह से 21 दिन का अनशन करते हैं, क्योंकि जो पूना पैक्ट हुआ था उसके तहत जो लोगों ने अस्पृश्यता निवारण का संकल्प लिया था उस रास्ते पे लोग चल नहीं रहे। मंदिरों के दरवाजे खुले थे, और लेकिन लोग तमाम जो है नगर निगम के चुनावों में, लोकल बॉडीज के चुनावों में जो प्रतिनिधित्व देना था अस्पृश्य समाज को, अनुसूचित जाति को, वो नहीं दे रहे थे, उसमें छल कपट कर रहे थे। जिसके बारे में अगर आप लोगों ने प्रेमचंद को भी पढ़ा हो तो उन्होंने हंस में भी लिखा है कानपुर के चुनाव तमाम चीजों का जिक्र। तो गांधी उस सारी खबरों से बहुत आहत थे, और गांधी संकल्प लेते हैं कि मैं 21 दिन का अनशन करूंगा और जो स्थिति है उसको मैं जो है वो ठीक करने की कोशिश करूंगा। उनके इस संकल्प से जो है ब्रिटिश सरकार डर जाती है और उनको अनशन शुरू होने से पहले ही रिहा कर देती है, लेकिन वह अनशन करते। और 33 में गांधी बाकायदा जो है वो लगभग 4000 या 5000 मील की यात्रा करते हैं भारत की अस्पृश्यता निवारण के लिए। लंबी यात्रा है जो है, और उसको करते हैं। और पूरा संभवतः वही समय है जब भूकंप वगैरह आता है बिहार का, या दुर्घटनाएं होती हैं, तो गांधी उसमें भी जो है वो जाते हैं, अपना योगदान देते हैं। तो हरिजन के माध्यम से गांधी जो है वो समाज सुधार की पत्रकारिता करते हैं। और जो हरिजन शब्द जिसको कि आज लोग स्वीकार नहीं करते, उसमें तमाम बहस भी है, विवाद भी है, और बाबा साहब ने उसको चुनौती भी दी थी। लेकिन वो हमारे इतिहास का एक जो है वो दस्तावेज है जिसकी चर्चा यहाँ पे होनी चाहिए। और हरिजन में गांधी जो है बाबा साहब अम्बेडकर की जो पुस्तक है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, उसके बारे में भी लिखते हैं और उसके किताब की समीक्षा करते हैं एक तरह से, क्योंकि वो पुस्तक जो है वो उनका व्याख्यान लाहौर में जाति पात चौड़क मंडल में दिया नहीं जा सका था, इसलिए उन्होंने उसको पुस्तिका के रूप में छपवाया। और हरिजन में लिखते हुए गांधी लिखते हैं कि उन्होंने इसका मूल्य ज्यादा रखा है, मैं उनको सुझाव दूंगा कि मूल्य इसका कम रखें, और इस कम मूल्य के जो है वो ताकि ज्यादा लोग पढ़ सकें और समाज की हकीकत को जान सकें। फिर वो अपनी टिप्पणी करते हैं कि जिस समाज में जो है वो एक तरह से जो है वो रामकृष्ण परमहंस हुए हैं, जिस समाज में विवेकानंद हुए हैं, जिस समाज में द्वारकानाथ टैगोर हुए हैं, जिस समाज में अन्य तमाम लोग जो है संत महात्मा हुए हैं, उस समाज में इतनी बुराइयां शायद नहीं होंगी, कुछ न कुछ अच्छाइयां जरूर होंगी। इसलिए अम्बेडकर साहब को
इसको देखना चाहिए जो है। तो हरिजन अखबार किस तरह से निकला था, इस पे तमाम पत्रकारों ने काम भी किया है और देखना चाहिए। 32 गुणे 20 सेंटीमीटर का अखबार था, 8 पृष्ठ थे, 2 कॉलम थे, एक प्रति की कीमत 1 आना और डाक खर्च समेत वार्षिक शुल्क 4 रुपए था। और प्रवेशांक के लिए बाबा साहब का संदेश भी उसमें है कि दलित वर्ण व्यवस्था का प्रति उत्पाद है और जब तक वर्ण व्यवस्था रहेगी दलित बने रहेंगे, इसलिए जाति व्यवस्था की समाप्ति ही दलितों के लिए एकमेव स्वीकार्य बात है। आने वाले संघर्ष में यही तत्व हिंदुओं की रक्षा करेगा और उनके अस्तित्व को सुरक्षित रखेगा। ये जो है वो हरिजन की पत्रकारिता में बहुत सारी चीजें हैं और जो है वो गांधी की जो पंक्तियां हैं मैं पढ़ सकता हूं कि वह धर्म जिसे चैतन्य ज्ञानदेव तुकाराम तिरुवल्लुर रामकृष्ण परमहंस राजा राम मोहन राय महर्षि देवेंद्र नाथ टैगोर विवेकानंद अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने प्रचारित किया, उसमें कोई ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसमें कोई गुण ना हो। तो और इस गांधी के प्रतिवाद, गांधी की बहस का जवाब बाबा साहब अम्बेडकर देते हैं, लंबा जवाब देते हैं, हरिजन अखबार में छपता नहीं। ये भी एक हरिजन अखबार के इतिहास की एक विडंबना आप कह सकते हैं। तो हरिजन अखबार आखिर तक निकल रहा है और उसमें अगर आप हरिजन अखबार की फाइल देखेंगे तो उस फाइल में जो है वह पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे लेख हैं जो अर्थशास्त्र के गंभीर लेख हैं, जो दर्शन शास्त्र के गंभीर लेख हैं, इकोनॉमी कैसी होगी, विलेज इंडस्ट्री कैसी होगी, एग्रीकल्चर कैसा होगा, और उसमें आंकड़ों के साथ जो वैश्विक बहस है उन सारी चीज़ों के बारे में आलेख है। तो वो एक गंभीर अखबार के रूप में निकलता रहा है और उसको बहुत सारे लोगों ने संपादित किया है। तो गुजराती में भी निकलता था, मराठी में भी निकलता था, हिंदी में भी निकलता था, अंग्रेजी में भी निकलता था और बहुत सारी बहसें हैं गांधी के जीवन के बारे में, खान पान के बारे में उस अखबार में। गांधी की जो पत्रकारिता है वो एक बहुत सत्य की ओर चलने वाली और सत्य को पकड़ने की कोशिश करने वाली पत्रकारिता है, जिसमें कि वह हिंदू मुस्लिम संबंधों को लेकर के बहुत कुछ लिखते हैं। और गांधी अपनी पत्रकारिता में वैश्विक स्तर पर भी लेखन करते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी लिखते हैं और गांधी एक तरह से जो है जापान के अखबार यामुरी शिंबून और निक्की निक्की में भी लेख लिखते हैं। और 1942 में जब वो भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च करने की तैयारी कर रहे हैं तब वह उन अखबारों में लिख करके और ये कहते हैं कि जापान कभी इस गलतफहमी में मत रहे कि अंग्रेज चले जाएंगे तो जापान भारत पर कब्जा कर लेगा, और हम जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं लेकिन जापान की तानाशाही का समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इसलिए जो है वो जापान की जनता को, जापान के निज़ाम को, वो अपनी पोजीशन को क्लियर करते हैं। तो वो फॉरेन पॉलिसी का एक लेख को आप मान सकते हैं जो इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल से भी जुड़ा है और तमाम चीज़ों से जुड़ा है। और गांधी अपने लेखन में बहुत सारा काम करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में। वह इजराइल के यहूदियों से पूरी सहानुभूति जताते हैं लेकिन फिलिस्तीनियों को जिस तरह से विस्थापित किया गया है उसका वो उसकी आलोचना करते हैं। तो इजराइल और फिलिस्तीन के बारे में आज भी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उन सूत्रों पर आधारित। वो अमेरिका से ये अपील करते हैं कि वो भारतीय जनता की आज़ादी का समर्थन करे। गांधी जो है वो 31 में जब लंदन जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारे जर्नलिस्टों से कम्युनिकेट करते हैं और अमेरिकी ऑडियंस को संबोधित करते हैं, भारत की आज़ादी को का जो औचित्य है उसको वहाँ से साबित करते हैं और कहते हैं कि भारत की आज़ादी कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम एक इसके पहले जो आज़ादी की लड़ाइयाँ हुई हथियार से हुई हैं, हम हथियार के बिना अहिंसक तरीके से लड़ रहे हैं, इसलिए एक नया प्रयोग है और आप इसको जो है वो ये समर्थन दीजिए अमेरिकी जनता से। इसी आधार पर वो यूरोप में भी समर्थन मांगते हैं। तो गांधी विश्व हित पे लिख रहे हैं, गांधी हिंदू मुस्लिम संबंधों पर लिख रहे हैं, गांधी जो है वो एक तरह से जो है वो द्विराष्ट्र के सिद्धांत के विरुद्ध भी लिख रहे हैं। तो पूरा जो गांधी के लेखन का एक के विषय है वो बहुविध है और कालखंड भी बड़ा है। ये बात जरूर है कि गांधी का अखबार कोई बहुत बड़ी प्रसार संख्या का अखबार नहीं है, विज्ञापन लेने वाला अखबार नहीं है, मोटी तनख्वाह वाला अखबार नहीं है, बहुत सारे अखबारों में संपादक के रूप में गांधी का नाम भी नहीं है।
लेकिन गांधी का विचार और गांधी का जो सत्य है वो उन अखबारों की सबसे बड़ी ताकत है। तो मुझे लगता है कि गांधी की पत्रकारिता की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो उनका सत्य है और सरल भाषा में संप्रेषण करने की जो क्षमता है। गांधी ने अपनी पत्रकारिता में बेहद सरल और बेहद जो है वो समझाने वाली भाषा में पत्रकारिता की है। ये उस पत्रकारिता की सबसे बड़ी खूबी है। तथ्यों के लिए एक निष्ठा और भाषा की सरलता। और एक बड़ी बात यह है कि गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में थे तो जो पूरी मशीन है अखबार छापने वाली प्रिंटिंग प्रेस की, उसकी पूरी टेक्नोलॉजी से अवगत थे, सब जानते थे। और गांधी आप लोग जानते हैं कि जो टाइमिंग का है, सेंस ऑफ टाइमिंग, एक जर्नलिस्ट के लिए सेंस ऑफ टाइमिंग बहुत जरूरी है कि आपकी खबर कितने बजे छपनी है, इसलिए कितने बजे आप लिख के भेज दें, आपका लेख कब छपना है किस दिन, उसलिए एक दिन पहले वो चला जाना चाहिए। तो गांधी निरंतर जो है देश का दौरा करते हुए भी अपने अखबारों का संपादकीय वो लेख टाइम से लिख करके डाक से भेज दिया करते थे ताकि समय से उनका अखबार छपे। ये इंडियन ओपिनियन के साथ भी करते थे, ये यंग इंडिया नवजीवन के साथ भी करते थे, ये हरिजन के साथ भी करते थे। तो भाषा, समय, संसाधन और सत्य और जो विचार है वो सारी चीजों को साधते हुए गांधी अपनी धीमी गति की पत्रकारिता में भी एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। और मुझे लगता है कि और बहुत लंबा समय भी हो गया, तो इसलिए मैं अब इस विषय को यहीं पर समाप्त करता हूँ। विद्यार्थियों को बहुत सारे इसमें शोध की जरूरत है और वो ज्यादा समझें और उन मूल्यों को कि पत्रकारिता जो है वो बड़ी पूंजी की पत्रकारिता, विज्ञापन पर आधारित पत्रकारिता कोई जरूरी नहीं कि लोक मंगलकारी हो, लोक कल्याणकारी हो। इसलिए कम पूंजी की पत्रकारिता, बिना विज्ञापन की पत्रकारिता, लेकिन निष्ठा पूर्वक की गई पत्रकारिता, नैतिकता के साथ की गई पत्रकारिता, सरल और संप्रेषणीय भाषा में की गई पत्रकारिता और साहस के साथ की गई पत्रकारिता वो समाज पर लंबा असर डालती है। और वो पत्रकार अपने आप में जो है पत्रकारिता का विषय बन जाता है और एक जो है वो सेलिब्रिटी बन जाता है, वो खाली पत्रकार नहीं रह जाता। ऐसा गांधी ने अपने संप्रेषण और कम्युनिकेशन और पत्रकारिता के माध्यम से सिद्ध किया। फिर मैं यही कहता हूं कि गांधी जो है वो अपने आप में माध्यम भी थे और संदेश भी थे। और गांधी की जो मशीन है वो मशीन जो है अभी तक तो बन नहीं पाई है, वैसे कम्युनिकेशन की कब बनेगी मैं कह नहीं सकता। यही गांधी की पत्रकारिता। धन्यवाद। तो प्रश्न वगैरह हो तो आप लोग कर सकते हैं या समाप्त किया जाए विद्यार्थियों को। आतिश, किसी के प्रश्न हो तो प्रश्न पूछ लीजिए अपना माइक अनम्यूट करके। राहुल मंडल कुछ कहना चाह रहा था। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी हेलो जी 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 अमलेश भाई, नई प्रश्न है तो समाप्त किया जाए और क्या। वो अनुराग पूछ रहा था। सर एक क्वेश्चन है। हाँ 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 नमस्कार सर, मेरा नाम अनुराग पड़ेगा, मैं दिल्ली का छात्र हूँ। मेरा भी एक क्वेश्चन सर, हेलो। गांधी जी की पत्रिका उस समय एक देश के लगभग बाहर लोगों से थी, खासकर ब्रिटिश हुकूमत को लेकर। और अभी की जो पत्रकारिता है, जैसे कि अभी आप शुरू से ही बातें कर रहे थे कि हाँ हम मोटे तौर पे जो सैलरी विज्ञापन के जरिए, तो ऐसा नहीं था। तो आज की पत्रकारिता को अगर देखें तो आज की पत्रकारिता हमारे देश के अंदर की है, तो हम इससे कैसे लड़ेंगे? उस समय गांधी की पत्रिका के साथ सब कोई पीछे आ गया क्योंकि देश कहीं ना कहीं एक संप्रभुता की ओर निर्देशित कर रहा था, लेकिन आज हम अपनी कमजोरियों से लड़ रहे हैं, उसको हम कैसे निपटें? और सर दूसरा क्वेश्चन है कि कई लोग जो गांधी जी को क्रिटिसिज्म करते हैं वो कहते हैं कि गांधी जी एक पॉलिटिशियन थे
अपने प्रचार प्रसार के लिए एक पत्रकार और पत्राचार की सहायता लिया। ये कितना जायज है आपके अनुसार? यस सर, धन्यवाद सर। हाँ नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उस तरह से प्रोफेशनल जर्नलिस्ट तो गांधी नहीं थे, और एक मिशनरी जर्नलिस्ट थे, वो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट नहीं थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन गांधी का मिशन जो है वो, चूंकि गांधी स्वयं में इतने डेमोक्रेटिक थे, वो उनका जो डेमोक्रेटिक स्पिरिट है वो इंडियन ओपिनियन का जो लेटर सिलेक्शन हो रहा है उसमें आप देख रहे हैं, तमाम जो बहसें चल रही हैं उसमें आप देख रहे हैं। और आपको तो ये बात जान करके आश्चर्य होगा कि गांधी के अखबार के जो बाद में जो संपादक थे, उन लोगों ने जो है वो जब विवाद हुआ गांधी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को लेकर के, तो गांधी ने कहा कि मैं हरिजन में इसके बारे में लेख लिखूंगा और स्थिति स्पष्ट करूंगा। तो जो उस समय संपादक थे वो डर गए, उन्होंने कहा कि नहीं, रहने दीजिए, ये विवाद नहीं उठाना है। तो गांधी बहुत सारे विवादास्पद मुद्दों को भी अपने अखबार में, अपने पत्र में लाते थे, चाहे वो जाति संबंधी विवाद हो, चाहे वो खान पान संबंधी विवाद हो, चाहे वो इकोनॉमी संबंधी विवाद हो, जो है इसको गांधी लाते थे साहस के साथ। और मुझे लगता है कि अभी अखबार कितना भी प्रोफेशनल होने का दावा करे, बहुत ज्यादा खुलापन किसी में नहीं है, बहुत सबकी अपनी सीमाएं हैं। और किसी चैनल पे आप विपरीत मतों को रख के देख लीजिए, दैनिक जागरण या तमाम अखबारों में आप उनकी जो लाइन है उसके खिलाफ लेख छपवा लीजिए, नहीं छपेगा। तो सब जो अखबार सो कॉल्ड प्रोफेशनल है उनकी बहुत सीमाएं हैं। गांधी ये कहते थे कि हम जो है वो, अगर पूंजी का बहुत ज्यादा दबाव रहेगा तो हम सत्य को कह नहीं पाएंगे, इसलिए उसका दबाव कम से कम हो। और ये हम आज देख रहे हैं कि रामदेव जी की का जो पतंजलि है वो किसी भी एंकर को कभी भी नौकरी से हटवा सकता है, क्योंकि उसने उसके खिलाफ खबर कर दी है, इंटरव्यू में सवाल पूछ लिया है। तो विज्ञापन दाता जो कंपनियां हैं उनका किस तरह से नियंत्रण हो गया है पत्रकारिता पर, ये इस दौर की बड़ी विडंबना है। इसके प्रति गांधी ने आगाह किया था कि पत्रकारिता और अखबार जो है वो सस्ते नहीं होने चाहिए, महंगे होने चाहिए, और उनका जो खर्च है वो एक तरह से जो उनका सब्सक्रिप्शन कास्ट है, जो ग्राहक के खरीद मूल्य से चलना चाहिए, विज्ञापन से नहीं चलना चाहिए। और आज फिर सारी दुनिया में, चाहे वो जूलिया केज हो सेविंग द मीडिया करके, बहुत सारे लोग इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि विज्ञापनों की बाढ़ ने पत्रकारिता को नष्ट कर दिया है। और ये जो पोस्ट ट्रुथ का जो दौर है, इसमें निरंतर हम झूठ प्रचारित कर रहे हैं, वो कम से कम उससे हम बच सकते हैं। यहाँ पर जो है गांधी की बात प्रेरक साबित है। सर मेरा नाम राहुल अमलेश भाई को पूछ लेना जाओ। अमलेश भाई हाँ, मैं अरुण भाई से थोड़ा पूछना चाह रहा था। आवाज आ रही है? जी जी जी। हाँ, कि गांधी जी ने चेताया था 1946 में कि हरिजन में कि पश्चिम की तरफ पूर्व में भी अखबार लोगों की बाइबल, कुरान, हिंद, भगवद गीता अवस्था की तरह है। अखबार में जो कुछ छपता है उसे लोग ईश्वरीय सत्य मान लेते हैं। लोग किसी भी छपी हुई बात को दैवी सत्य मानते हैं। क्या आपका एक लंबा अनुभव रहा है पत्रकारिता का भी और गांधीवादी सोच लिबरल आपने गांधीवाद की संस्थानों में और पत्रकारिता में भी गांधीवादी विचारों को हमेशा रेखांकित किया है। क्या आज हम इन चीजों को सत्य मान सकते हैं? जिस तरह आज कितनी लाइफ की तरफ पत्रकारिता हो रही है, तो गांधी जी का ये बाइबल, कुरान और भगवत गीता की जो बात थी कि सत्य मानते हैं, आज भी लोग मानते हैं, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, बहुत सारी जो है वो रॉबर्ट मैकचेस्नी की भी एक अच्छी किताब है जो टेलिंग द ट्रूथ करके। अच्छा, इसी तरह से जो है वो और सारी चीजें आई हैं जो इस दौर की पत्रकारिता में झूठ और सच का जो फर्क है वो करना जो है इस तरह से किया जाए। तो हम लोग जो अपने अनुभव से देख रहे हैं उसमें एक बात तो जो पत्रकारिता का नियम है कि भाई जिसके खिलाफ खबर की जा रही, वो आप भी जानते हैं, पत्रकार रहे हैं, उसका वर्जन जरूर लिया जाना चाहिए। और अगर वर्जन नहीं है तो थोड़ा रुक जाइए,
लेकिन अब खबर देने की जल्दी में यही लिख दिया जाता है कि हमने फोन किया, उनका वर्जन नहीं मिला। तो वो एक चुनौती पत्रकारिता के समक्ष सदैव रहेगी कि हम अगर अपने ट्रुथ को इन्वेंट कर रहे हैं या इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं तो कैसे हम कंप्लीट ट्रुथ को जाने। ये हर संवाददाता के साथ, हर अखबार के साथ ये चुनौती रहती है कि आज हम जिस तथ्य को प्रमाणित मान करके लिख रहे हैं, कल को कोई नई बात आएगी तो वो खारिज हो सकती है। तो अगर एक सच्ची पत्रकारिता आप करना चाहते हो तो ये गुंजाइश रखिए कि कल को अगर खंडन आता है और उसमें दम दिखता है तो हम उसको शामिल करें। रही बात इस दौर के जो पत्रकारिता है, अभी भी मुझे लगता है जो कि चैनलों के मुकाबले, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके मुकाबले प्रिंट मीडिया ज्यादा विश्वसनीय है। और प्रिंट मीडिया में जो भाषाई माध्यम है उनके मुकाबले अंग्रेजी अखबार थोड़ा ज्यादा विश्वसनीय है। ये भी जो एक क्रम आप देख सकते हैं। अभी भी लोग इंडियन एक्सप्रेस उठा लेंगे या कोई टेलीग्राफ उठा लेंगे या और अखबार देख लेंगे जिसमें लगेगा कि व्यवस्था पर सवाल करने का जो साहस है, अगर वो पत्रकारिता में रहेगा तो वो सच के करीब ज्यादा जा सकता है, प्रामाणिक ज्यादा हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि व्यवस्था के पीछे आप हाथ धो के पड़े रहिए, लेकिन सच को एक तरह से बिना ईगो के, बिना बायस हुए, आप विनम्र होकर के जब आप ढूंढेंगे तो सच मिलेगा। गांधी यही बात कहते हैं कि जो सत्य है वो एक जो है वो बहुत बड़े शासक को भी नहीं दिखाई पड़ सकता अगर उसमें अहंकार है, और एक छोटे से बच्चे में भी वो अंतरात्मा की आवाज आ सकती है क्योंकि वो निश्चल है, वो एक तरह से जो है वो उसमें ईगो नहीं है। तो अगर पत्रकार जो है वो ईगो को किनारे रख करके और फैक्ट्स को ढूंढता है और वेरीफाई करता है तो मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी। लेकिन अभी दिक्कत तो बड़ी है, जिस नाते हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, जिसकी तरफ आपने भी संकेत किया कि हम अगर तमाम अखबारों में लिखी हुई बात को बाइबल और कुरान मान लें तो हम बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे और हम जो है वो चले जा रहे हैं। इसी नाते तमाम तरह का तनाव है, दिक्कतें हैं। आज़ादी की लड़ाई में तमाम अखबारों ने और खासकर भाषाई अखबारों ने बहुत साहस दिखा करके और चीज़ों को लोगों के सामने उद्घाटित किया, इसलिए उनकी स्थिति बाइबल और कुरान जैसी हो गई थी, प्रमाणिक हो गई। आज लोग जो है, मैं तो अपने कस्बे में जाता हूँ तो लोग कहते हैं कि भैया ऐसा पत्रकार है तो आप भी कुछ पैसा वैसा लेते होंगे, रिश्वत वगैरह लेते होंगे तभी खबर छापते होंगे, ऐसे तो छापते नहीं। तो मैं शर्मा गया, मैं फिर वहां से हट गया। जो तो हम लोगों की जो इमेज बनी है, अब किसी को पत्रकार कहने में बहुत डर लगता है। इस नई पीढ़ी को हम अगर बताएं तो कैसे बताएं कि अपनी साख को कैसे आप प्राप्त कीजिए, कैसे बहाल कीजिए। तो ये बहुत बड़ी चुनौती है अमरेश जी, इसको कि नई पीढ़ी उस चुनौती का सामना करे। हम यही शुभकामना दे सकते हैं और यही उसमें हौसला। थैंक यू धन्यवाद राहुल। धन्यवाद सर, तो सर जैसा कि गांधी जी ने पत्रकारिता के संबंध पत्रकारों के लिए एक बार कहा था कि पत्रकारों पे नियंत्रण नहीं होना चाहिए बल्कि पत्रकारों को अपने ऊपर नियंत्रण लगाना चाहिए, तो वो आज के समय वो कितनी जरूरत है इसकी? ये तो आदर्श स्थिति है, बिल्कुल है कि कभी भी बाहरी नियंत्रण के पक्ष में गांधी नहीं रहे हैं। और ये जो बारीक रेखा है वो उस समय भी एक मिनट जस्ट पानी एक सेकंड। देखिए, पत्रकारिता के उच्छृंखलता, पत्रकारिता के एडवेंचर और पत्रकारिता के झूठ का सामना गांधी को स्वयं भी करना पड़ा था। और अगर आप मुरियल लिस्टर की किताब पढ़ें, मेजबानी, जब गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में लंदन जाते हैं तो वह शाही मेहमान नवाजी नहीं स्वीकार करते, वह किंग्सले कैसल में जाके रुकते हैं जो कि वहां का झुग्गी झोपड़ी का इलाका है, एक तरह से बहुत सामान्य लोगों का इलाका है, और मुरियल लिस्टर उनकी मेजबानी करते हैं। उस समय पत्रकार जिस तरह से गांधी से पेश आए हैं, अगर गांधी जो है वो झुंझला जाते
तो वो कहते हैं कि इन पे जो है पाबंदी लगा दो, इन पे तानाशाही लगा दो। ये ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा। कई लोगों ने फर्जी इंटरव्यू चला दिए, कई लोगों ने कहा कि गांधी जो है वो जहाज में कई गाड़ी मिट्टी लेकर के आए हैं ताकि यहाँ हाथ धोए, गंगा जल लेकर के आए हैं, और गांधी कई सारी बकरियां लेकर के आए हैं ताकि यहाँ बकरी का दूध पिए। और गांधी के बारे में तमाम अफवाहें जो है कि ये आदमी फर्जी संत बना रहता है, बहुत सारी निगेटिव स्टोरेज हुई है। गांधी को पॉजिटिव कवरेज भी मिला है, लेकिन निगेटिव कवरेज भी खूब मिला है। तो इस तरह से, लेकिन गांधी ने कहीं ये नहीं कहा कि पत्रकारिता पर जो है वो सत्ता अंकुश लगाए। तो पत्रकारिता तो वही होती है जो अपने आत्मनियंत्रण के माध्यम से करे। लेकिन अब दिक्कत ये हो गई है कि वो आत्मनियंत्रण कायम करने का जो आंदोलन है, जो मांग है, वो पाठकों की ओर से आनी चाहिए, दर्शकों की ओर से आनी चाहिए, समाज की ओर से आनी चाहिए और बड़े पत्रकारों की ओर से आनी चाहिए। पेड न्यूज का जब मसला हुआ 2009 में, तो मुझे याद है कि प्रभास जोशी तब थे और उन्होंने बाकायदा अभियान चलाया पेड न्यूज के मसले पर। रंजय गुहा ठाकुरतार की कमेटी बनी जिन्होंने रिपोर्ट दी। तो ऐसा नहीं है, जब पत्रकारिता पर संकट आता है तो तमाम जो शीर्षस्थ पत्रकार हैं, शायद कुलदीप नैयर भी उस समय थे, वो लोग आगे बढ़ करके आए और साख बचाने के लिए निकले। लेकिन आज दिक्कत यह है कि साख बचाने वाले लोग कम हैं, कम निकल रहे हैं, और वो दिक्कत पत्रकारिता के साथ ज्यादा हो रही है। सरकार का नियंत्रण तो जो है, जब भी कोई बात होती है तो अपना जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने एक नियंत्रण किया है एक चैनल पर जो कि सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन को लेकर के स्टोरी चला रहा था, लेकिन और वहां भी ये लॉजिक दिया गया कि आत्मनियंत्रण होना चाहिए। तो कई बार चीजें होती हैं और सेंसरशिप के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं मैं, और जो भी एग्जिस्टिंग लॉज है वो वही इतने पर्याप्त है। 124A का जिक्र मैंने आपसे किया, आईपीसी में आप लोग पढ़ते होंगे 499, 500 और जो है वो 252, 253 और बहुत सारे कानून हैं, अश्लीलता संबंधी कानून है। तो वैसे अच्छा साइबर लॉज है तो बहुत सारे 66A, 66 IT एक्ट 66, 64, 66, तो बहुत सारे कानून हैं जो पत्रकारिता को नियंत्रित करते हैं। केबिल एक्ट है, तो अब उसका प्रयोग जो है वो लोग करते भी हैं और ऐसी बात नहीं है। लेकिन डिफेमेशन को लेकर के ही डिबेट है कि सिविल डिफेमेशन होना चाहिए, क्रिमिनल डिफेमेशन नहीं होना चाहिए। तो जब आप पत्रकारिता करेंगे तो उसकी तमाम चुनौतियों से आप अवगत होंगे, और निश्चित तौर पे मैं भी इसके पक्ष में हूँ कि सरकार द्वारा नियंत्रण नहीं होना चाहिए पत्रकारिता का। वो झूठ धीरे धीरे छट भी जाता है, झूठ को काटने वाले लोग भी, काटने वाली संस्थाएं और लोग भी आ जाते हैं। आप ही लोग काटेंगे, युवा लोग काटेंगे। और किसी के प्रश्न? सर मेरा एक सवाल है। हाँ, मधु पूछ रहे हैं। सर नमस्ते सर, मेरा नाम मधु कुमारी है और मैं दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म की ही छात्रा हूँ, द्वितीय वर्ष की। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि सर जैसा आपने कहा कि विज्ञापन की ओर कम ध्यान देना चाहिए। सर आज की डेट में जितने भी मीडिया हाउस है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सर हर कोई विज्ञापन पे जोर दे रहे हैं। अब उनका उद्देश्य वो, जैसे शुरुआत में पत्रकारिता का जो उद्देश्य था वो उद्देश्य अब नहीं रह गया, एक बिजनेस मॉडल बन गया है। मतलब सर वो कमाई की ओर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, पत्रकारिता का जो उद्देश्य है उसकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं वो। तो मेरा ये कहना है सर कि जो मीडिया हाउस है वो पत्रकारों के ऊपर भी वो दबाव बनाते हैं कि वो ऐड लेकर के आए, विज्ञापन लेकर के आए। तो सर ये जब वो विज्ञापन की ओर ध्यान देते हैं सर, तो ऑब्वियस है कि जो विज्ञापन देगा वो खबर को भी कंट्रोल करेगा, उनकी बात को भी माननी पड़ेगी। तो ओवरऑल तो सर वो खबर तो उनके अकॉर्डिंग ही चलेगा ना फिर। तो सर इस चीजों से सर कैसे, मतलब इस कैसे निपटा जाए? जो भी पत्रकार आते हैं वेबिनार में, सेमिनार में, सब यही कहते हैं कि अब आप लोग युवक हो, आप लोग आगे आइए, आप लोग आगे आइए। लेकिन अगर हम लोग भी कल को सर कहीं जाते हैं जॉब करने के लिए, तो ऑब्वियस है कि हम लोग कोई एक्सप्रेस न्यूज तो सर जैसे बहुत सारे मीडिया हाउस है वो तो हम लोग अचानक से खोलेंगे तो नहीं उस लेवल का, पहले कहीं ना कहीं जॉब करेंगे या छोटे मोटे लेवल पे शुरुआत करेंगे, अपना भी कुछ काम करते हैं। तो सर मतलब कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाए, कैसे रोका जाना चाहिए? कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि अगर हम विज्ञापन ले भी रहे हैं या कोई मीडिया हाउस ले भी रहा है विज्ञापन, तो उस पर कंट्रोल होना चाहिए कि इतने तक ही ले सकते हो आप, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ज्यादा लेने से क्या होता है कि पूरा ओवरऑल सारी खबरों को वो कंट्रोल करते हैं जो विज्ञापन देते हैं। इससे सर कैसे कंट्रोल? हाँ देखिए, आपने सवाल कर लिया, मेरे समझ में भी आ गया सवाल। दुनिया भर में इसको लेकर के बहुत सारी बहसें चल रही हैं और मैंने आप लोगों से एक किताब आप लोग पढ़िए जो है
तो मीडिया मोनोपोली किताब है, या जो है न्यू मीडिया मोनोपोली है। और इसके अलावा जो है वो एक बहुत अच्छी किताब है जूलिया केज की, जो थॉमस पिकेटी की पत्नी है, सेविंग द मीडिया। तो सेविंग द मीडिया में भी उन्होंने जो संकट है और जो संकट के कुछ समाधान हो सकते हैं बताए हैं। कुछ समाधान के रूप में ये चीजें आ रही हैं कि जो भी एक कुछ अखबार ट्रस्ट के माध्यम से निकलते हैं, जैसे आपको मालूम होगा ट्रिब्यून अखबार ट्रस्ट का अखबार है, या जनमोर्चा अखबार जो है एक तरह से ट्रस्ट का अखबार, सहकारिता बेस्ड अखबार है, कंपनी नहीं है। तो जो कारपोरेट अखबार है उनके अलावा दूसरे मीडिया जो एक तरह से अलग तरह से हो सकते हैं, उनके छोटे छोटे प्रयोग हैं। लेकिन वो प्रयोग जो है जो प्रोफेशनल मीडिया है उसके सामने बहुत सफल नहीं है। तो दो स्थितियां हैं, एक तो आदर्श स्थितियां हैं, गांधी की स्थितियां जो है एक आदर्श की ओर ले जाने की बात करती हैं, और लेकिन व्यवहारिक स्थितियां जो संसार की हैं वो थोड़ी अलग है। तो गांधी कहते भी थे कि मैंने अपने जीवन में ही अपना मेरा समाज बन गया है, ऐसा मैं नहीं मानता, और वो मेरा हिंद स्वराज लागू हो गया, ऐसा मैं नहीं मानता। हिंसा भी, अहिंसा की बात करते थे, लेकिन उनके जीते जी इतने बड़े पैमाने पर हिंसा हुई जिसमें कि 10 लाख लोग मारे गए, स्वयं भी उस हिंसा की अग्नि में वो जल गए। तो जिन चीजों का वो सुझाव देते थे वो चीजें लागू तत्काल हो जाए, ऐसी कोई जो है वो बहुत उम्मीद नहीं करनी चाहिए तत्काल जो है। और इसीलिए एक पत्रकार ने लिखा है, विंसेंट सीन ने लिखा है कि बुद्ध और ईसा मसीह, सुकरात और गांधी विफल इसीलिए हुए कि क्योंकि वह अपने को सामान्य आदमी मानते थे, और सामान्य व्यक्ति मानते हुए वैसा सोचते थे कि जो काम मैं कर सकता हूँ वो कोई सामान्य व्यक्ति भी कर सकता है, और यहीं पे उनकी जो है ये चूक हो गई। तो समाज की जो दिशा है, गति है, वो गांधी के अनुरूप नहीं चलेगी, ऐसा गांधी जी को लगता था। लेकिन निश्चित तौर पे अगर समाज को संकट से बचाना है तो वहां पर गांधी के पास कुछ मेडिसिन हैं, कुछ दवाइयां हैं, और इसीलिए कहा जा सकता है कि अखबार 2 रुपए 4 रुपए का अखबार होने की बजाय अखबार भी महंगे होने चाहिए। खबर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो खबर की कीमत दीजिए, चैनल अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को जो है वो महंगी कीमत दीजिए। तमाम अखबार जो ऑनलाइन है वो महंगे हो रहे हैं। तो अगर आपको विज्ञापन से मुक्त सूचनाएं चाहिए तो आपको महंगी सूचनाएं लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। सच्ची सूचनाएं महंगी होंगी, और इस तरह का स्ट्रक्चरिंग जो है दुनिया में हो भी रही है और आने वाले भविष्य में हो भी सकती है, क्योंकि भारत में अखबार कुछ ज्यादा ही सस्ते हैं। तो इस तरह से जो है जर्नलिज्म अगर करना है तो उसके लिए धन और संसाधन की जरूरत समाज जुटाए, अगर उसको सही पत्रकारिता चाहिए। मेरा यही सुझाव है आप लोगों को। और बाकी नौकरी जो मिले वो कीजिए, व्यवहारिक स्थिति तो अभी यही है। आप लोग करियर बनाइए, कमाइए दवाई, उसके लिए मैं कतई मना नहीं कर रहा। थैंक यू सर। आतिश, तो धन्यवाद ज्ञापन के साथ खत्म कीजिए। जी हाँ बिल्कुल सर, हमारे बीच आए और हमें मतलब गांधी जी की पत्रकारिता पे इतना विस्तृत मतलब हमारे बीच चर्चा किए, और अभी के समय में भी कैसे हम गांधी जी के पत्रकारिता के छोटे छोटे लक्ष्यों को पाने की कोशिश कर सकते हैं, इस पे भी आपने बहुत अच्छा चर्चा किया। तो हम आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापन करते हैं कि आप हम जैसे लोगों के बीच भी आ करके और सारी बातें बताएं। बहुत धन्यवाद सर।